I would like to call Shri M.J. Akbar ji to say a few words. Thank you very much, both on the stage and in the audience. नितिन जी, जब मुझे कोई 2-3 हफ्ता पहले कहें कि भाई आपको भी आना है बॉम्बे और आपको भी कुछ बोलना है, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि एक तो मित्र हैं मेरे, दूसरा पॉलिटिक्स में है, और मित्र तो किताब लिख देते हैं, पॉलिटिशियन किताब बहुत कम लिखते हैं। मैंने कहा कि चलो एक अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अभी जब इन्होंने अभी यहाँ कुछ मिनट पहले उन्होंने कहा कि आप मेरे बाद बोलिएगा, तब आई फेल्ट वेरी एप्रीहेंसिव, बड़ा चिंतित हो गया कि इनके बाद रहेगा कौन यहाँ पे सुनने के लिए। तो आप जो अभी आपने इनकी बातें सुनी, 1-2 बातें मैं कहूँगा। आपने बार बार कहा कि इंडिया इज ए रिच कंट्री विथ अ पुअर पॉपुलेशन। जरा सा इसमें मैं तब्दील करूंगा, इंडिया इज ए रिच कंट्री विथ अ पुअर गवर्नमेंट। आपने कहा कि आप राजनीति में हैं। मैं आपको पहली बार जब मैं मिला इनको तो ये कोई 3-4 साल पहले, ये अभी नए आए थे। 1975, 76, 77 से हम लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं। पहले पॉलिटिशियन मुझे मिले जो दिल से चेयरफुल है, चेहरे पे खुशी है। नहीं तो इतना टेंशन होता है दिल्ली में, किस चीज का टेंशन कि मैं अगर इस कुर्सी पे हूं तो उस कुर्सी पे कैसे जा सकता हूं, और कुछ नहीं, और कोई चिंता नहीं है उनकी। तो ये पहले आदमी मिले मुझे जो चेयरफुल, जैसे अभी हम सुना, ही इज एक्सट्रीमली हियरेबल। कहानियां हैं, फर्स्ट मैन आई नो हु हैज मेड इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग and development interesting. But I must congratulate Tuhin that he has made a hearable man readable. Congratulations, it's a very well written book, very well written. आप बार बार कहें, एक और बात बस, बार बार इन्होंने कहा कि मैं राजनीति में, यहां पर भी थोड़ी तब्दीली मैं करूंगा। आप राज में नहीं, लेकिन जब मैं मिला था इनको 4 साल पहले, तब भी राज में नहीं थे। तब से आज तक मैं देखता हूं कि ये राजनीति में नहीं है, लेकिन जरूर नीति में जरूर है। और इनकी नीति बड़ी सीधी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकी नीति इतनी है कि अगर देश का, और देश को वो एक कोई मतलब फिलोसॉफिकल एटीट्यूड से नहीं देखते हैं, वो देश को देखते हैं तो देश की आंखों में देखते हैं, और आंखों में देश की गरीब नजर आती है। और तब से मैं देखता हूं कि इसके लिए अगर क्या कर सकूं मैं, तो मैं समझता हूं कि मेरा दिन खुश जाएगा। और अगर खुश हैं तो इसलिए कि कुछ रोज न रोज थोड़ा बहुत कुछ न कुछ ये करते जाते हैं। इनके सामने क्यों कठिनाई आती है, मैं आपको एक बात कहता हूं। बहुत देर से देखता हूं इस शहर को, दिल्ली को भी देखता हूं, बंबई को भी देखा है। पहली नौकरी मेरी बंबई में थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में। ये इसेंशियली ही इज एन आउटसाइडर, ही इज नॉट एन इनसाइडर ऑफ दिल्ली। ही रिप्रेजेंट्स, और दिल्ली के जो इनसाइडर्स हैं उनकी तरबियत और है, उनका मिजाज और है। और वो बाहर के जब लोग आते हैं और बाहर की जब स्पिरिट देखते हैं तो कुछ घबरा जाते हैं। आज जो हो रहा है मेरे सामने, बहुत कुछ एनालिसिस हो रहा है, देश में बहुत कुछ चल रहा है। जब चेंज आता है
तो चेंज को हम पहचानते नहीं है जब तक चेंज सामने बिल्कुल उभर के नहीं आ जाता है। तो आज जो चेंज है बिल्कुल तह के नीचे एक बड़ी खलबली मची हुई है देश में। तो खलबली के कई मतलब निकलते हैं, कोई चेहरा देखता है, कोई स्टैटिस्टिक्स देखता है, कुछ देखता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द रेज ऑफ इंडिया अगेंस्ट द इनसेंसिटिविटी ऑफ दिल्ली। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द कंट्री। The country is fed up. The country is fed up. क्यों? Why is the country fed up? The country is fed up कि 65 साल पहले you promised a tryst with destiny. And 65, 67 years later, ये destiny राख बन के सामने आ गई है। और राख में ना कोई चिंगारी है, कुछ नहीं है। अब जो इंटेंसिटी और जो गुस्सा है, इस इंटेंसिटी को सबसे ज्यादा कहां जाहिर होता है? जवान में जाहिर होता है। जवान के लिए 5 साल जो है, अगर आप देख लीजिए जवान की उम्र 20 साल होगी, 22 साल हो गई, उसके लिए 5 साल हो जो है वो उसकी जिंदगी के आधे जिंदगी के बराबर है। क्यों? 10 साल तक तो वो बच्चा रहता है, 15 साल की उम्र में उसके होश आते हैं, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, ख्वाब आते हैं कि मैं कुछ बन जाऊंगा। 20 साल उसके हो जाते हैं, देखता है कि कुछ नहीं हुआ, मैंने विश्वास किया, मैंने बात की। फिर 5 साल हो जाते हैं और फिर 20 और 25 के बीच में अगर वो अपनी जिंदगी नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा? तो इसलिए जो गुस्सा तीव्र रेस पे होता है वो यूथ का होता है। और इसलिए हर रेवोल्यूशन को, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के सामने, एट द वैनगार्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज ऑलवेज द यंग। ये किताब क्यों इंपॉर्टेंट है? कवर देखिए, इसके चेहरे की वजह से इंपॉर्टेंट है, बाप के चेहरे की वजह से नहीं। ये बेटे के चेहरे की वजह से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बेटा कौन बेटा है? ये अमीर का बेटा नहीं है, ये दो टू व्हीलर का बेटा है। और जब इसका बाप इस शहर में आया है, ये बंबई का होगा, जब इसका बाप शहर में आया था तो 3000 रुपए की नौकरी करके वो जिंदा रहा था, और 3000 रुपए में वो 1500 रुपए अपने घर बेचता होगा, जहां से भी गांव में आया होगा। वो अपने पसीने से अपने बेटे को यहां लाया, लेकिन ये बेटा इसको गाड़ी बनाएगा। और जब तक ये मुल्क इस बेटे को ये गाड़ी नहीं बनने देगा, तब तक इस बेटे के चेहरे पे गुस्सा रहेगा, चैन नहीं आएगा। इस किताब में कई कोटेशंस हैं, ये हुए तो इनने निकाला होगा, कुछ इन्होंने दिया होगा। लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान का नाम है यहां, लेकिन आखिरी पन्ने में और लास्ट सेंटेंस में, आखिरी पन्ने और क्योंकि ये जो अभी इन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि भगवान आपके लिए क्या करेगा अगर अपने हाथ में आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये जो किताब है वो ये है, इट्स अ मैनुअल, इट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, नॉट व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। और मुझमें बार बार विवेकानंद की याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शिकागो की स्पीच में उन्होंने कहा था, या शायद वहां नहीं तो कहीं और कहा था, लेकिन कहा था जरूर, आई डू नॉट बिलीव इन अ गॉड who does not provide bread for the poor but promises eternal bliss afterwards. He looked at the state of India और कहा कि where have we taken this glorious country? विवेकानंद ने क्या किया था? उन्होंने जो हिंदुस्तान का प्राइड है, जो हिंदुस्तान का प्राइड इन वन सेल्फ, प्राइड को मैं गरूर नहीं मानता हूं,
there's some other word for it. जो pride in itself, he was not afraid of being proud of India. अंग्रेजों ने 19वीं सदी में अंग्रेज की हुकूमत की जड़ जो था वो था कि दोनों हिंदू और मुसलमान को अपने आप के आत्मविश्वास को खत्म कर दो, और जब तक अपने आत्मविश्वास को नहीं खत्म करोगे इसको दबा नहीं सकोगे। क्योंकि ये मुल्क जो है, ये मुल्क कोई नया मुल्क नहीं है। ये मुल्क का इतिहास जो है अंग्रेज के इतिहास से हजारों साल पहले शुरू होता है। ये मुल्क गरीब मुल्क कभी नहीं था। आपको मैं एक बात बताता हूं, कोई भी गरीब मुल्क को हमला करने या कब्जा करने नहीं आता है। Who wants to conquer a poor country? No one. The cost and the investment required in conquest must have returns. कॉलोनाइजेशन का मतलब ही है कि हमने अगर 5 रुपए खर्चा किया है तुम्हें कब्जा करने के लिए, तो 100 रुपए जब तक हम वापस नहीं देंगे तो हमारा कब्जा का फायदा क्या है। अंग्रेज हुकूमत 1750 के ये आंकड़े 1750 के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े मैंने हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट से नहीं लाए। ये पॉल कैनेडी येल प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, उनकी किताब है द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, अभी भी पढ़ाते हैं, उनकी किताब है, वहां देख लीजिएगा, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। वो कहां से लाए मैं नहीं पता है, लेकिन वो जब लाए हैं तो जरूर। 1750 हिंदुस्तान प्रोड्यूस्ड 24% ऑफ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, माने दुनिया भर में 1 गुड आउट ऑफ 4 वाज मेड इन इंडिया। चीन का उस जमाने में 31% था। बिटवीन इंडिया एंड चाइना हम 50% से ज्यादा प्रोड्यूस करते थे। हमारे जूलियस सीजर के टाइम में हर रोमन बाजार में एक इंडियन सेक्शन होता था। तो हमारे एक्सपोर्ट्स तब से जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कोई सेंटिमेंट है, इसलिए जा रहे हैं कि वी वर मेकिंग द बेस्ट गुड्स। उस जमाने में ब्रिटेन का था 1.8%। कॉलोनाइजेशन का अगर डेफिनेशन आपको चाहिए तो सिर्फ इस आंकड़े में है कि 1947 में हिंदुस्तान का 1.8% हो गया और ब्रिटेन का 24% हो गया। हर धोती गर्व के साथ, अभी इयन जैक के साथ मैं था, इयन जैक मेरा मित्र है, गार्डियन का कॉलमनिस्ट है, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, वो स्कॉटलैंड से आता है, और कह रहा था कि मैं जिस मोहल्ले में था उस मोहल्ले के जो मिल थी, उस मिल में हिंदुस्तान की हर धोती स्कॉटलैंड के मिल में बन रही थी, जहां के मतलब हजारों साल से हिंदुस्तान का कपड़ा और हिंदुस्तान की धोती और हिंदुस्तान की साड़ी और हिंदुस्तान का वीव, हिंदुस्तान का सिल्क जो था वो दुनिया भर को कैप्चर करता था। कॉलोनाइजेशन का ये मतलब है।